So hello people, this is the channel CATV and in this video we are going to do the further questions and इधर जो है अब questions होंगे शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जैनसन अल्फ़ा, मार्केट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन में जो भी सिचुएशन आती है हम जो है तब उसका डिस्कशन करेंगे। देखो कुछ आपको याद होना चाहिए। एक तो पोर्टफोलियो का रिटर्न होता है और एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न होता है, रिस्क फ्री रिटर्न होता है, एक पोर्टफोलियो रिस्क होता है एंड एक होता है बीट ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। फिर आपको ये भी समझना चाहिए कि CAPM से भी रिटर्न निकलता है, उसको अपन एक्सपेक्टेड बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो रिक्वायर्ड होता है पर कभी कभी हम उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको याद होनी चाहिए, तो हम निकाल लेंगे। और हाँ, एक चीज़ ये भी समझना है कि पोर्टफोलियो रिस्क और मार्केट रिस्क में अंतर होता है। ठीक, और हाँ, पोर्टफोलियो रिस्क को बीटा में भी अंतर होता है, पोर्टफोलियो रिस्क को बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 म्यूचुअल फंड है, सिक्योरिटी का रिटर्न है, सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन है और बीटा ऑफ सिक्योरिटी देख रखा है। हमको यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी एंड वॉलेटिलिटी रेशियो। जो शार्प रेशियो है, शार्प रेशियो बोलते हैं रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी। ठीक है, शार्प रेशियो में क्या होता है कि पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न और डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो देखो ठीक है, ये निकालना है। एंड वॉलेटिलिटी रेशियो, वॉलेटिलिटी रेशियो हमारा होता है ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो में भी पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, एंड रैंक दिस पोर्टफोलियो। आप उस पोर्टफोलियो को रैंक करो यूजिंग शार्प मेथड और ट्रेनर मेथड। ऑब्वियस सी बात है कि जो हायर होगा वो भी बेटर होगा। तो पहले शार्प रेशियो। ठीक है, शार्प रेशियो का पहले आप फॉर्मूला लिख लो, राइट। पहले पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालो। ठीक है, ये रिटर्न है। ठीक है, ये रिटर्न दे के रखा है। अब रिटर्न इतने सारे दे के रखे हैं, पोर्टफोलियो का कैसे निकाले रिटर्न, वेट से पता नहीं हमको। तो देखो ये एक तरीके से फ़ंड है। ठीक है, ये 5 म्यूचुअल फंड है, तो फंड है ना, तो इनके खुद की पोर्टफोलियो है, तो सारे के सारे पोर्टफोलियो के ही रिटर्न है। ठीक है, तो ये आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न दे के रखा है। ठीक है, रही बात है आपको रिस्क फ्री भी रिटर्न दे के रखा है, तो एक तरीके से न्यूमरेटर तो आप निकाल लोगे। 9 है, ठीक है, 9 हो गया, फिर हमारा 12 हो गया। ठीक है, 14 - 6 8 हो गया, 12 - 6 6 हो गया, राइट। 16 - 6 10 हो गया। इसको किससे डिवाइड करोगे? पोर्टफोलियो के रिस्क से। इंडिविजुअल सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड डेविएशन देखे रखे, बीटा देखे रखा है, और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन हमको निकालना है। अब वही बात आ गई, मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल के स्टैंडर्ड डेविएशन देख रखा है। सी, ये पोर्टफोलियो का ही स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का नहीं है, पोर्टफोलियो का ही देख रखा है। मतलब कि 9 डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा, 12 डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, 8 डिवाइड बाय 5, 6 डिवाइड बाय 6, राइट, एंड देन 10 डिवाइड बाय 9। और इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, हायर इज़ बेटर, उसको रैंकिंग 1 रहेगी। यही ट्रेनर रेशियो है, तो न्यूमरेटर तो सबका सेम है पर डिनोमिनेटर में बीट आ जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप रैंकिंग कर देना। ठीक है, चलो अगला 5 पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड गई, लास्ट 10 ईयर्स पीरियड। आपको इधर जो है, अब इधर जो है रिटर्न आपको एनुअल रिटर्न देख रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन देख रखा है पोर्टफोलियो का। ठीक है, सबसे पहले तो, और आपको मार्केट रिस्क भी देख रखी है। लो या रिक्वायर्ड टू RM देख रखा है, RF देख रखा है, जो भी है आपको जैनसन अल्फ़ा मेथड से रैंक करना है। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फिर आप समझते रहना आपको क्या करना है। जैनसन अल्फ़ा होता है पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस CAPM का रिटर्न। ठीक है, पोर्टफोलियो का रिटर्न तो आपको दे के रखा है फुल टू, CAPM का रिटर्न निकालना है आपको। तो RM माइनस RF बीटा, राइट। तो अब देखो इस एक का CAPM का रिटर्न निकाल लेते हैं। देखो RF का देके रखा है 10.1, ठीक है, प्लस RM माइनस RF तो हो गया 2.2, 3.2, 4.2, इनफैक्ट 4.2। ठीक है, RM माइनस RF हो गया। अब उसको बीटा से मल्टीप्लाई करो, बीटा क्या देगा आपका, अब बीटा निकालना है आपको, राइट। अब बीटा का हमारा फॉर्मूला, ठीक है, अब सबका बीटा निकलेगा। बीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस, राइट। तो कोवेरिएंस है स्टॉक और मार्केट का डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। और इसको ही अगर हम इसको प्रॉपर करें तो कोरिलेशंस टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अब देखो, अब बनती बात है कि
तो देखो बीटा के लिए आपको कोर रिलेशन देख रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो देख रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का देख रखा है। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बीटा आ रहा है आपका 1.70, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना सबका। चलो दूसरे का भी एक कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.667 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इंटू 1.8 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट डिवाइड बाय 1.2, ये हो गया हमारा 1। ठीक है, देखो आ रहा है 1, मतलब बीटा निकल रहा है। और जब बीटा निकल रहा है तो एक तरीके से CAPM का तो सब कैलकुलेशन हो रहा है। अब आप रैंकिंग कर लो। अगर आपका एक्चुअल रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न से आपका एक्चुअल रिटर्न ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी रैंकिंग 1 रहेगी, राइट। जिसका डिफरेंस ज़्यादा उसकी रैंकिंग 1। तो ठीक है, इस तरीके से आपने जैनसन अल्फ़ा को निकाला। अब देखो अगला क्वेश्चन। इन्वेस्टर होल्ड करता है 2 स्टॉक A एंड B। ए मैनेजर प्रिपेयर्ड एक्स एंटे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉसिबिलिटी इकोनॉमिक सिचुएशन। तो उसने एक एक्स एंटे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करा है, ठीक है, फॉर द पॉसिबल इकोनॉमिक सिचुएशन। कि जो ए है इसके मैनेजर ने एक्स एंटे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉसिबल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड कंडीशनल रिटर्न्स फॉर 2 स्टॉक एंड मार्केट इंडेक्स। ठीक है, तो ठीक है, ये एक्स एंटे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये 2 स्टॉक है, मार्केट रिटर्न है। RF ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 11%। डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टर शुड लिक्विडेट हिज होल्डिंग इन स्टॉक A एंड B। अपने पैसे हटाओ और A एंड B से हटाओ और ऑन द कॉन्ट्ररी मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट, कि आप यहाँ से हटाओगे पैसे कि आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, अब यूज़ जैनसन्स मेजर। तो पहले एक बार जैनसन मेजर को हम देख लेते हैं। और देखो इधर बात चल रही पोर्टफोलियो की, इधर स्टॉक की बात मत कर लेना। अब इधर क्यों है, इधर फंड नहीं आता, इधर स्टॉक आ गए, तो हम पहले पोर्टफोलियो रिटर्न निकालेंगे। तो जैनसन रिटर्न तो पोर्टफोलियो का रिटर्न होता है और पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस CAPM मॉडल, राइट। अब CAPM मॉडल के हिसाब से अगर हम निकाले तो RF प्लस RM माइनस RF बीटा। RF दे के रखा है, RM माइनस RF निकल जाएगा क्योंकि हमारा RM भी निकल जाएगा। अब बीटा कहाँ से लेकर आओगे, अब बीटा निकालना हो, ठीक है, तब समझो बीटा के लिए फिर वही वाली बात हो जाएगी कि 1 सेकेंड कि मार्केट का बीटा तो 1 होता है, राइट। तो ये जो मार्केट का बीटा तो 1 होता है, पर हमें तो पोर्टफोलियो का बीटा लेना है, ठीक है। CAPM निकाल रहे हैं, दैट डजंट मीन कि मार्केट का बीटा ले लेंगे, हमको पोर्टफोलियो का निकालना है। अब समझो इधर सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस CAPM का रिटर्न, ठीक है। पहले पोर्टफोलियो का रिटर्न तो निकालो। पोर्टफोलियो का रिटर्न में पोर्टफोलियो में A और B दोनों आते हैं, तो पहले A और B के रिटर्न निकाल लो, राइट। तो चलो A का रिटर्न निकाले, 25% चांस, 40% चांस है 25% होने का, 30% 0.30 वेट है, तो ऐसे वेट से मल्टीप्लाई करो, निकालो। और आपको ऐसे केस में दिखेगा कि 11.5% है A का, और B को ऐसे वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो B का आपको दिखेगा, ठीक है, 10.1%, राइट। अब पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है। अब मुझे ये थोड़ी ना पता है कि A और B का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट। A और B का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने A का रिटर्न निकाल लिया, मैंने B का रिटर्न निकाल लिया, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में। पर A और B जो स्टॉक है उसका वेट कितना पोर्टफोलियो में, और ऐसे नहीं आप इसको RM भी निकाल लो, जैसे आपने इसका स्टॉक का निकाला है वैसे आप RM का भी निकालो। तो देखो समझो, आपके पास X है, स्टॉक 2 है और एक मार्केट है, ठीक है। हमने बाकायदा X बार, मतलब कि अगर 2 स्टॉक है तो स्टॉक के रिटर्न हमने निकाले, बाकायदा हमने मार्केट का रिटर्न निकाला। अब हमको जो है स्टॉक का हमने रिटर्न निकाला, हमने मार्केट का रिटर्न निकाला। अब हम जो है बीटा की तरफ जा रहे हैं। मार्केट का बीटा तो ऑब्वियस सी बात है 1 होता है, स्टॉक के बीटा तो हमको निकालने हैं। अब स्टॉक के बीटा तो वही है कि कैसे होता है कैलकुलेट, कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस, ठीक है। तो कोवेरिएंस क्या होता है, P माइनस X बार Y माइनस Y बार, ठीक है, और डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का तो दिया वही है, और चलो नहीं भी दे के रखा है, तो ऐसे केस में आप स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का निकालोगे ही निकालोगे, ठीक है। तो वो P Y माइनस Y बार का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो एक तरीके से आपको वेरिएंस ऑफ मार्केट चाहिए, तो इस तरीके से आपको बीटा तो आ जाएगा, आपका पर्टिकुलर दोनों स्टॉक का बीटा आ जाएगा। पर पॉइंट ये है अब कि मैंने बीटा भी निकाल लिया, चलो मेरे पास RF भी है, मेरे पास RM भी है, मेरे पास बीटा भी है। तो जो हम सोच रहे थे कि जो हम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो RP माइनस CAPM करेंगे, ये हर एक स्टॉक का निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हर एक स्टॉक का इधर निकाल रहे हैं। तो अगर आप देखो तो
आपका पर्टिकुलर जो रिटर्न आता है, आपका पर्टिकुलर रिक्वायर्ड रिटर्न, वो कैसा रहेगा? रिक्वायर्ड रिटर्न RF आपको दिख रहेगा 11, राइट, और RM माइनस RF, RM आप निकालोगे और आप निकाल ही चुके हो इसके थ्रू, ठीक है, तो आप RM निकाल चुके हो, ठीक है। RF आपके पास दे के रखा है, और बीटा के लिए कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस, और बीटा ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं उसका ही रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल रहा हूँ तो वो बीटा उसका ही यूज़ होगा, तो ऐसे केस में मैंने रिक्वायर्ड रिटर्न उसका निकाला, बीटा भी उसका ही निकाला, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि मेरे पास रिटर्न भी इनके ही थे, इन दोनों के अवेलेबल रिटर्न्स थे, और मेरे पास इनके ही अवेलेबल CAPM है। तो जो हम पोर्टफोलियो की तरफ फोकस कर रहे थे, पोर्टफोलियो की तरफ जाना ही नहीं है, इन दोनों स्टॉक का अल्फ़ा निकालना है, ठीक है, और जिसका ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसका ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा रहता है सीन। और देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आपका एक्चुअल रिटर्न, या इन द सेंस कि एक्चुअल रिटर्न आपका CAPM रिटर्न, आपका एक्चुअल रिटर्न ज़्यादा रहता है, ठीक है, आपका एक्चुअल रिटर्न ज़्यादा रहता है, CAPM रिटर्न आपका कम रहता है, ठीक है, या अपन ऐसा बोल दे कि, या अपन बोले एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न, वो भी ज़्यादा सही है। तो ऐसे केस में जिसका ज़्यादा अल्फ़ा रहेगा वो ज़्यादा सही रहेगा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जब भी रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा रहता है तो ऐसे केस में हम उसको जो है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा ज़्यादा रहता है तो हम ऐसे केस में उसको बाय करते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन है कि क्या लिक्विडेट करें A एंड B में कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। अब बोल के रखा है इधर A एंड B, A और B भी नहीं बोल के रखा है, मतलब ये दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों की इकट्ठे ही बात कर रहे हैं। तो देखो ये दोनों अंडर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस इन द सेंस कि जो इनका एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा है पर जो रिक्वायर्ड है वो कम है, तो ऐसे केस में जो है अंडर प्राइस्ड है, और आप दोनों में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करो। तो सिंपल सी बात है, इधर हम ये समझे कि जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, ये जो जेनसन मेजर है, ये स्टॉक का भी निकलता है, पोर्टफोलियो का भी निकलता है, इन द सेंस कि जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है वो स्टॉक और पोर्टफोलियो दोनों का होता है। बस आपको ऐसे केस में अवेयर रहना है कि आपको स्टॉक का रिटर्न ले रहा है, स्टॉक का बीटा ले रहे हो, कि पोर्टफोलियो का रिटर्न, पोर्टफोलियो का बीटा ले रहे हो, डिपेंड ऑन दी क्वेश्चन, राइट। तो एक तरीके से आप समझो कि आपने फंड का भी पोर्टफोलियो फंड का भी वैल्यूएशन करा, क्योंकि यही चीज़ आपको म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलती है। तो आपने फंड का भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करा, पोर्टफोलियो का भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करा, और देखो पर्टिकुलर ये स्टॉक का भी आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करा। और ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के बहुत सारे मेजर्स होते हैं, तो अपन ने जो है शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेनसन अल्फा, उसके अकॉर्डिंगली हमको करना है। ओके, सी अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 पोर्टफोलियो एक्सपीरियंस द फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो ने एक्सपीरियंस किया है कि इनका जो रिटर्न है ये रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहेगा, को रिलेशन ये रहेगा। चलो, मार्केट रिस्क है, मार्केट रिटर्न है, रिस्क फ्री है, हमको पोर्टफोलियो को रैंक करना है शार्प मेथड से। तो शार्प मेथड का क्या होता है? RM माइनस RF स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। ट्रेनर रेशियो RM माइनस RF बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, जेनसन अल्फ़ा, ठीक है। जेनसन अल्फ़ा में क्या होता है? रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस CAPM का रिटर्न, ठीक है। अब देखो RM आपको दे के रखा है, ठीक है, RF आपको दे के रखा है, राइट, और इनफैक्ट RM माइनस RF नहीं, RP माइनस RF, ठीक है। तो पोर्टफोलियो देखो RF आपको दे के रखा है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो RP भी आपको दे के रखा है, राइट, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, लो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो भी दे के रखा है, ये तो निकल जाएगा, हायर द बेटर। ट्रेनर की बात करते हैं, RP आपको दे के रखा है, RF आपको दे के रखा है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, हर एक का अपने को बीटा निकालना है, ठीक है। अब बीटा का फॉर्मूला तो हमको पता है, कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, राइट। तो देखो बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं को रिलेशन इनटू, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब यह बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अब देखो को रिलेशन देके रखा है 0.840, ठीक है, 0.840 देके रखा है, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 2.5 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2, तो बीटा आ गया 1.75। तो एक बार चेक कर लो तुम्हारा बीटा यही आ रहा है क्या? तो हाँ यही आ रहा है। तो ऐसे केस में जब आपके पास RP दे के रखा है, RF दे के रखा है, बीटा भी दे के रखा है, आपका हो जाएगा। तो बीटा हर एक पोर्टफोलियो का निकला हुआ है, हो जाएगा। अब आती है बात सिंपल सी CAPM की। CAPM सब का निकालना है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। RF दे के रखा है, RM दे के रखा है, बीटा देखना है, और बीटा तो हर एक का भी अपन निकाल लेंगे 1.75, ठीक है। एक और बीटा आपको निकाल के देता हूँ कि 0.540 इंटू 2 डिवाइड बाय 1.2, ये हो गया 0.9, ये आपको दे के रखा है।
और पॉइंट ये है कि जब जेनसन अल्फा हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न है और जो हमारा जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न, ये अपन बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न माइनस CAPM रिटर्न, ऐसा भी बोल देते हैं इसको। तो वो जो है उसको भी हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और जेनसन अल्फा रेशियो, उसको भी ऐसे बोलते हैं रेशियो, ठीक है। कायदे से उसका वो तो रिटर्न ही होता है, बट ठीक है, उसको भी ऐसा रेशियो बोल देते हैं, ठीक है। आंसर तो सबके सी। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है 11E, वो भी देख लेते हैं। देखो इससे आपका जो है म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो के अंदर जो भी ये जो शार्प, ट्रेनर, जेनसन अल्फा और मार्केट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, इसके तो क्वेश्चन अभी अपने देखे नहीं, पर बाकी ये सब चीज़ें हमने कर ली कवर। अब हमें जो है एक आखिरी क्वेश्चन करना है, तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो सी अभी तक हमने जो भी 3-4 क्वेश्चन करे हैं, जिसमें 2 पोर्टफोलियो के क्वेश्चन थे, एक म्यूचुअल फंड का था और एक पर्टिकुलर स्टॉक का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना था। काफ़ी इजी है, ऐसा कोई डरने की बात नहीं कि सारे सॉल्व नहीं करे हैं तो समझ में नहीं आएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं कि देयर आर 2 म्यूचुअल फंड, एक D और K म्यूचुअल फंड सी, और क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम है, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है। NAV जो है 31/12/14 की ऑफ इक्विटी स्कीम D म्यूचुअल फंड, तो आप 31/12 मतलब एंड की बात करो तो D और K, D में है 70.71, ठीक है, जिसमें 99% इक्विटी है, 1% कैश है। K म्यूचुअल फंड की बात करें, ठीक है, 62.50 है, 96% इक्विटी है, 4% कैश है। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है, जिसमें इक्विटी स्कीम देख रखा है, शार्प, ट्रेनर, स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये फंड है, ठीक है। और जो है K का भी देख रखा है, राइट। अब देर इज़ नो चेंज इन पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ एंड एनुअल एवरेज कॉस्ट इज ₹3 पर यूनिट फॉर द स्कीम ऑफ बोथ ऑफ द म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं है ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ एंड एनुअल एवरेज कॉस्ट, जो एनुअल एवरेज कॉस्ट है ना, ठीक है, वो 3 पर यूनिट है। तो फॉर द स्कीम ऑफ बोथ द, ठीक है, तो बोथ द म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है, ठीक है, बोथ द म्यूचुअल फंड स्कीम में जो है एनुअल एवरेज कॉस्ट है 3 पर यूनिट। अब वो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, एनुअल एवरेज कॉस्ट हमको पता है, राइट, एनुअल एवरेज कॉस्ट। अब देखो, अगर शेयर मार्केट डाउन होता है 5% से विद इन अ मंथ, तो एक्सपेक्टेड NAV क्या होगी आफ्टर अ मंथ ऑफ द स्कीम ऑफ, ठीक है। अगर शेयर मार्केट डाउन हुआ 5% विद इन अ मंथ, एक महीने में 5% गिरा, एक्सपेक्टेड NAV आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद की NAV क्या होगी फॉर द स्कीम ऑफ बोथ द म्यूचुअल फंड। NAV आपको देख के रखा है पर्टिकुलर 70.71, 62.50 और 5% गिरता है शेयर मार्केट, राइट। तो आपकी बाद में जो D और K है उसका NAV क्या होगा, एक तो ये है। बाकी कोई डेटा दे के रखा है एनुअल एवरेज कॉस्ट, वो समझ में नहीं आ रहा कैसे करना। शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन देख रखा है सारे फंड्स का, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना। पर हमको एटलीस्ट चलो ये तो पता है कि हमको निकालना क्या है, हमको NAV निकालना है, ठीक है। NAV एक महीने बाद की NAV निकालना है। देखो सबसे पहले तो यार जो आपको डेटा दे के रखना, वही डेटा से कुछ ना कुछ कैलकुलेट करो। अब जैसे कि NAV दे के रखा है 70.71, अब वो उस म्यूचुअल फंड में 99% इक्विटी है और कैश है, ठीक है। तब इक्विटी और कैश कंपोनेंट तो निकाल दो। तो समझो एक म्यूचुअल फंड का NAV 70.71 है, उसमें 99% इक्विटी है और ऐसा है, तो NAV में भी इक्विटी और कैश एलिमेंट होता है, तो वो आप सेग्रीगेट करो ना कंपोनेंट, तो करो। जैसे D है, K है, ठीक है, तो D में अगर आप सेग्रीगेट करोगे तो 70 और 0.71 आएगा। वैसे K में करोगे तो 60 और 2.50 आएगा, ठीक है। ये हो गया सेग्रीगेशन। ये सेग्रीगेशन तो हम कर सकते हैं, इसके लिए कोई इतनी मेहनत ज़्यादा नहीं करनी। अब ऐसा है कि इसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि 70.71 है तो वो तो शेयर्स का ही होगा, तो 70.71 डिवाइडेड बाय 99% कर लिया, फिर जो वैल्यू आई उसमें से 70.71 माइनस करके बचा हुआ कैश कंपोनेंट है, ये सब हरकतें मत करना, ठीक है। चलो दूसरा हमको देख रखा है शार्प, ट्रेनर और स्टैंडर्ड डेविएशन देख रखा है।
तो सबसे पहले फॉर्मूला ही खोल लो। मैं अभी डी की बात कर रहा हूँ, डी के म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। शार्प रेशियो क्या होता है? आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। मतलब ऑब्वियस बात है कि ठीक है, म्यूचुअल फंड में उसको पोर्टफोलियो मान लेता हूँ। तो आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, ये हो गया अपना 2। ठीक है, एक हो गया हमारा आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ये हो गया हमारा 15। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो हमको दे के रखा है 11.25, तो आरपी माइनस आरएफ दे के रखा है, तो वो हो गया हमारा 11.25 इंटू 2 22.50। और जब मेरे को 22.50 ये देख रखा है, तो मैंने ट्रेनर में लगा के जो है 22.50 डिवाइड बाई 15 करो, तो ऐसे केस में बीटा आ जाता है 1.5। तो आरपी माइनस आरएफ भी आ गया और हमारे पास बीटा भी आ गया। अब ये डी का भी निकाला है तो आप के का भी निकाल लोगे, पर ये सब चीज़ें हमको थोड़ी ना निकालने की है। ठीक है, हमने आरपी माइनस आरएफ निकाला, चलो बहुत ही अच्छी बात है। हमने बीटा भी निकाल लिया, अच्छी बात है। ठीक है, अब आती बात ये एनुअल एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है। ठीक है, और ये बीटा निकाल लिया तो अपने म्यूचुअल फंड का बीटा निकाल लिया। ठीक है, तो एक तरीके से इक्विटी कैश कंपोनेंट हमने निकाला, आरपी माइनस आरएफ निकाला, बीटा निकाला, ये डी का भी होगा, के का भी होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो आपको देख रखा है 11.25। ठीक है, तो आपने एक तरीके से ये सब चीज़ें तो निकाल ली। अब बचा हुआ डेटा तो यही है कि मार्केट जो है जैसे 5% से गिरा। अब आपके पास बीटा है ना, बीटा है आपके पास, तो उस बीटा की मदद से आप बता सकते हो कि मार्केट 5% से गिरा है तो ये 7.5% से गिरेगा। और देखो बात ये है कि मार्केट गिरा है। ठीक है, मार्केट गिरा है ना, 1 सेकेंड, तो बीटा जो है 1.5 है, तो शेयर 7.5% से गिर जाएंगे। और वही बीटा उधर 1.10 है, तो इक्विटी कंपोनेंट जो है 5.5% से गिरेगा। तो आप अब समझो भाई, आपके पास जो है इक्विटी, ठीक है, अब देख, चलो ठीक है, आपने इक्विटी गिरा दिया। और रही बात है एवरेज एनुअल एवरेज कॉस्ट 3 पर यूनिट की, तो अभी अपने पास कैश कंपोनेंट कितना है? अगर तू एनएवी पर यूनिट ही देख रहा था ना, तो तूने कैश एलिमेंट देखा ना 0.71 है, और तेरे पास नंबर ऑफ़ यूनिट कितनी है? नंबर ऑफ़ यूनिट कहाँ दे के रखी है? 1 सेकेंड, नंबर ऑफ़ यूनिट दे के रखी कि भी नहीं दे के रखी? नहीं दे के रखी, नहीं दे के रखी नंबर ऑफ़ यूनिट। देखो, पर एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर ये एनएवी है, ये एनएवी है मंथ की। ठीक है, अब देखो, जब ये पर्टिकुलर मंथ की एनएवी दे के रखी है और एनुअल एवरेज है, तब उसको डिवाइड बाई 12 कर दोगे, तो 3 डिवाइड बाई 12 करते हुए ऐसे कैसे आपका कैश इन हैंड कम हो जाएगा, और आपका मतलब आप समझ रहे हो आपका कैश बैलेंस लास्ट में बचा हुआ है। ठीक है, तो आपका अगले महीने का कैश बैलेंस आपको मिल गया। अब रही बात है शेयर वैल्यू की, राइट, तो 70.71 और जो है पर्टिकुलर 62.50, ये आपकी शेयर वैल्यू तो नहीं है। आपने इक्विटी कंपोनेंट निकाला था 70 और 60। ठीक है, वो जो 70 और 60 है उसमें ही फ्लक्चुएशन हुआ है, राइट। तो एक 7.5 से गिरा है और एक उससे गिरा है। तो एक इक्विटी आपको पता है एंड का, आपको कैश कंपोनेंट पता है, मतलब आपको एक तरीके से जो है इक्विटी और कैश कंपोनेंट दोनों पता है, तो एक तरीके से आपको एनएवी पता चल गई। सो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो करते हैं हम। टेम्पेस्ट हैज़ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, और 4 शेयर है। ठीक है, आरएफ दे के रखा है, आरएम दे के रखा है, हमको तो पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है। अब जब पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है तो इंडिविजुअल के रिटर्न निकाल लो। चलो इंडिविजुअल के रिटर्न, ठीक है, आरएफ आरएम देख रखा है, इंडिविजुअल के रिटर्न निकाल लो, फिर डिवाइड बाय 4 कर देना। या तो ऐसा कर लो, या तो ऐसा कर लो कि एवरेज बीटा करके पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल लो, पर ऐसे केस में एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न आएगा। दोनों केस में बात तो सेम ही है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर अनदर क्वेश्चन। तो रिटर्न्स ऑफ पोर्टफोलियो ए एंड मार्केट पोर्टफोलियो, तो ए का पोर्टफोलियो मार्केट पोर्टफोलियो 12 महीने का दे के रखा है। ठीक है, और ये सब दे के रखा है आपको, और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी दे के रखा है, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट मंथली रिटर्न एट्रीब्यूटेबल। तो क्या बोल रहे हैं, मंथली रिटर्न एट्रीब्यूटेबल कि कितना इसको मंथली रिटर्न दे टू द शेयर स्किल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, कि पोर्टफोलियो का मैनेजर की स्किल से जो है, स्किल से, ठीक है, उसने स्किल है तभी तो उसने मार्केट से ज़्यादा हमको रिटर्न दिया। तो जो भी है मंथली रिटर्न एट्रीब्यूटेबल। और फिर बोला है कि एक तो बोल दिया शेयर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, शेयर स्किल से, ठीक है, इसका स्किल सेट। और दूसरा है कि एट्रीब्यूटेबल टू द हायर रिस्क एज्यूम, कि उसने हायर रिस्क एज्यूम करी। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि एज्यूम दैट द आरएफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% पर एनम है।
अब ध्यान दो इधर कि ये रिस्क फ्री पर रेट जो है वो 12% पर एनम है, राइट, ये पर एनम है। तो देखो पर्टिकुलरली आपको जो है रिटर्न दिख रहे होंगे, ये रिटर्न ये जनवरी ये मंथ वाइज है, ठीक है, पर ये पर एनम देख रखा है, तो RF आपका 1% हो गया, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि शेयर स्किल ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, तो एक तो हो गया पोर्टफोलियो का रिटर्न, एक हो गया ए का रिटर्न। पहले तो आप टोटल ही कर लो सबका, और टोटल निकाल के एवरेज निकाल लो, क्योंकि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, तो आप एवरेज निकाल लो, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न तो अच्छा है, आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा है, ठीक है ना। अब सी, तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न है, ठीक है, आपने पर मंथ निकाल लिया। आपका मार्केट रिटर्न है, आपके पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, इनफैक्ट आपके मार्केट का भी स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो समझ रहे हो कि जो मार्केट रिटर्न दे के रखा है, तो वो एक तरीके से आपका RM हो गया, आपको RF आपको दे के रखा है, ठीक है। अब एक चीज़ जो हमको समझनी चाहिए, जो इधर लिखा हुआ है कि पोर्टफोलियो फुल्ली डाइवर्सिफाइड है, सी क्या लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो फुल्ली डाइवर्सिफाइड। अब समझो, जब पोर्टफोलियो आपका फुल्ली डाइवर्सिफाइड है, तो ऐसे केस में अगर आपको बीटा निकालना है, राइट, तो उसका बीटा ऐसा रहेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी आप मान लो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मान लो, तो ये जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, इससे आपका बीटा निकल जाएगा। और ये हमने कभी भी जो है पोर्टफोलियो में नहीं लिखा, ये बीटा के लर्निंग में हमने नहीं लिखा कि इस टाइप की भी लर्निंग है, ठीक है, कि जब पोर्टफोलियो फुल्ली डाइवर्सिफाइड हो, तो जो बीटा होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, तो आपसे इसका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आएगा। और इसी अगर स्टॉक फुल्ली डाइवर्सिफाइड हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आएगा। तो ये बीटा निकलने के बाद आपको, सिंस ये पता है आपका RM, आपको पता है आपका RF, आपको पता है बीटा, आपका आ जाता है फिर रिटर्न, ठीक है। तो ये रिटर्न आता है तो CAPM से, तो एक हो जाता है ये रिक्वायर्ड रिटर्न, एक रिटर्न आता है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, और एक रिटर्न रहता है हमारा मार्केट रिटर्न। तो समझो जो हमारा फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ना, उसमें कोरिलेशन 1 होता है, ठीक है, एंड सिंस कोरिलेशन 1 है हमारा, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है वो एक तरीके से जो फॉर्मूला है वो आया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आया, हमारा जो है पर्टिकुलर बीटा आ गया। तो एक तरीके से हमने जो है एक और रिटर्न निकाला। तो आप समझ रहे हो, ये जो रिटर्न निकला है इसको बोलो एवरेज रिटर्न, ये जो निकला है इसको बोलो मार्केट रिटर्न, और एक रिटर्न निकल रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट, वो CAPM मॉडल से आया। तो समझो एक पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके एवरेज रिटर्न से ज़्यादा है, ऑन द कॉन्ट्ररी ये बोलना चाहिए कि जो उनका एवरेज रिटर्न आ रहा है एक्चुअल में, ठीक है, वो इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा है, तो ये तो अच्छा ही हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है ड्यू टू उसका स्किल, ठीक है, कि पोर्टफोलियो का जो उसका रिटर्न है वो ज़्यादा है, और एवरेज, और जो हमारा जो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है, तो उसके सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो अच्छे है। और दूसरा है कि हायर रिस्क एज्यूम करना, तो जो रिटर्न है वो हम उसको कैलकुलेट करेंगे हमारे CAPM मॉडल से, जो रिटर्न आया एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क ऑफ मार्केट से, मतलब कि ये रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न वो है स्किल की बदौलत, और जो है वो मार्केट जो पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मार्केट में जो डिफरेंस है वो है हायर रिस्क एज्यूम्ड से जो रिटर्न आया है। तो आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर कि जो उनका एक्चुअल रिटर्न आ रहा है वो उनका अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो उनका CAPM से कैलकुलेट हुआ, तो एक तरीके से ये पोर्टफोलियो मैनेजर का स्किल है। और यही जो है इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर मार्केट रिस्क से ज़्यादा है, मार्केट रिटर्न से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो है ये एट्रीब्यूटेबल है टू द हायर रिस्क एज्यूम, क्योंकि हायर रिस्क है इसलिए आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, राइट, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ओके, तो इस तरीके से हमने जो है एक अच्छे खासे क्वेश्चन ओवर करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एटलीस्ट कमेंट, अगर आपको जो सा भी लग रहा है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो वो कैसे ना कैसे वो हेल्प करता है वो फर्दर वीडियोज़ को बेटर करने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।